टॉपिक है वो सामान्य अध्ययन विषय पर आधारित है। इसमें का आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी का क्षेत्र कहा जाता है, मतलब नगर का आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। अनलैंड, हिंटरलैंड, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। नगर के प्रतिवेशी या आसपास क्षेत्र को अमलैंड कहा जाता है, ठीक है, और इसे हिंटरलैंड भी कहते हैं। और इन दोनों शब्द का जो प्रयोग है वो फ्रांसीसी भूगोल वेत्ता जो हैं उनका नाम है आंद्रे एलेक्स ने किया था। इसका प्रयोग आंद्रे एलेक्स ने किया था। अगला प्रश्न है, समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है संप्रदाय मैदान, लोएस मैदान, कास्ट मैदान या फिर हिमानी मैदान। इसका सही जो आंसर है वो है आपका संप्राय मैदान। समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप जो है वो संप्राय मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। भारत में अरावली क्षेत्र है, पेरिस बेसिन है, मिसिसिपी बेसिन है, वो इसी प्रकार के मैदानों के उदाहरण हैं। जबकि कास्ट मैदान जो है वो आपका जो है चूने वाले पत्थरों से चूने वाले प्रदेशों में होता है, और लोएस का मैदान जो है वो आपका जो है वो हवा के द्वारा बनाया जाता है, और हिमानी जो है वो बर्फ के द्वारा ही। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। प्रमुख घाटियां हैं, उनसे संबंधित स्थान है कि रैबिट घाटी कहाँ है, हैप्पी घाटी कहाँ है, हंटर घाटी कहाँ है, स्वात घाटी कहाँ है। जिसका सही जो मिलान है वो है रैबिट घाटी जो है वो आपका यूएसए में है, हैप्पी घाटी जो है वो आपकी हांगकांग चीन में है, हंटर घाटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और स्वात घाटी जो है वह पाकिस्तान में है। इसलिए सही आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी में स्थित है? टिटिकाका, बैकाल, चाड या फिर विक्टोरिया। तो इसका सही जो आंसर है कि कौन सी झील जो है भ्रंश घाटी में स्थित है वह आपकी है विक्टोरिया। विक्टोरिया झील जो है वो भ्रंश घाटी में स्थित है, और यह झील जो है युगांडा, तंजानिया, कीनिया की सीमा पर स्थित है, और यह अफ्रीका की जो है वो सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऊर्जा संयंत्र और उनसे संबंधित राज्य हैं, जैसे पतुराती झारखंड, ग्वाल पहाड़ी हरियाणा, चमेरा पंजाब, ठीक है, और मुप्पडाल तमिलनाडु। जिसका सही जो आंसर है जो सही सुमेलित नहीं है वह आपका है सी ऑप्शन, कि चमेरा जो है वह एक जल विद्युत संयंत्र है, ना कि एक ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। और जो चमेरा है यह आपकी रावी नदी और कह सकते हैं कि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बाकी जो है पतुरातू जो है वो ताप ऊर्जा संयंत्र है, और यह झारखंड में ही है। ग्वाल पहाड़ी जो है यह सौर ऊर्जा से संबंधित है, और मुप्पडाल जो है यह पवन ऊर्जा से संबंधित है, और चमेरा जो है वो जल ऊर्जा से संबंधित है, और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रमुख रेल मार्ग और जुड़ने वाले स्टेशन हैं कि ट्रांस साइबेरियन, सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्टॉक। दूसरा है कैनेडियन पैसिफिक, हैलीफैक्स और वैंकूवर। तीसरा है ट्रांस एंडियन और वालपैराइजो एंड ब्यूनस आयर्स, और कोप काहिरा, वारसा एवं काहिरा। जो इसका सही जो आंसर है प्रश्न नंबर 7 का वो है डी ऑप्शन, केप काहिरा। केप काहिरा जो है वो काहिरा और वारसा के बीच नहीं है, काहिरा और केप टाउन के बीच है, केप टाउन के बीच है। बाकी जो हैं वो सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? 2500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर या फिर 5500 मीटर। इसका सही जो आंसर है वो आपका है 4500 मीटर, मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। जबकि तिब्बत के पठार का क्षेत्रफल जो है वो 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और इसके दूसरा जो नाम है उस तिब्बत के पठार को चेंगतांग भी कहते हैं, चेंगतांग भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्म पर विचार कीजिए। डार्विन,
लागोस, नैरोबी। कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, 2 और 3। पर लागोस और नैरोबी सुमेलित है। डार्विन जो है वह सुमेलित नहीं है, क्योंकि डार्विन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित नहीं है, या जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? क्रो मैग्नॉन मानव को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव को, निएंडरथल मानव को या सान्यथ्रोपस मानव को? तो इसका सही जो आंसर है कि बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज जो है वो क्रो मैग्नॉन को माना जाता है। इसका विकास 30 से 50 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। इसके जीवाश्म जो हैं वो आपके यूरोप, अफ्रीका और इजराइल में मिले हैं। अगला प्रश्न है, अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? कजाकिस्तान रूस, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान या कजाकिस्तान अजरबैजान? जो इसका सही आंसर है कि अरल सागर जो है वह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। और यह मध्य एशिया में स्थित लवणी जल की एक बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि ड्रेकन्सबर्ग, फेल्लाह और उत्तमासाबी अंतरीप इनमें से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है? 1 और 2, 1, 2, 3, 2 और 3 या फिर केवल 3? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके तीनों जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च भाग है। फेल्लाह को, जो मिस्र के किसान को फेल्लाह कहते हैं, और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम जो छोर है उसे उत्तमासा अंतरीप कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित है? कोलोराडो, एशिया माइनर, अनातोलिया या चियापास? मतलब एक तरफ पठार हैं और उनसे संबंधित देशों से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित जो है वो आपका है ए ऑप्शन। कोलोराडो जो है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि एशिया माइनर जो है वो मिस्र में ना होकर तुर्की में है। अनातोलिया का पठार फ्रांस में नहीं है, यह तुर्की में स्थित है। और चियापास का पठार जो है अर्जेंटीना में ना होकर मैक्सिको में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं। लैब्राडोर गर्त, करागांडा बेसिन, सुपीरियर झील प्रदेश या फिर टॉम प्राइस हिल? कौन सा कथन लौह अयस्क वाला है? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1, 3, 4। 1, 3, 4 जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि लौह अयस्क के खंड क्षेत्र हैं लैब्राडोर गर्त, सुपीरियर क्षेत्र और टाइम प्राइस हिल। जबकि करागांडा बेसिन है यह रूस में है। करागांडा बेसिन रूस में है और यह आपका कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमियाँ या फिर मरुस्थल? केवल 1 और 2, 2 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है तमिलनाडु राज्य में, केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, डी ऑप्शन, सभी राज्यों में। डी ऑप्शन जो है इसका सही है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। और नीलगिरी की सब पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी दुद्दा बेटा है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, इसका कारण क्या है? भारत का विशाल देशांतरी विस्तार, भारत का विशाल अक्षांशीय विस्तार, उष्ण में उपोष्णकटिबंध विभाजन या पृथ्वी का घूर्णन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, भारत का विशाल देशांतरी विभाजन। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से स्पर्श करती हैं। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन कि त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जबकि सिक्किम की सीमाएं 3 देशों से टच करती हैं। एक तो आपका नेपाल हो गया, एक भूटान और तीसरा जो है वो आपका चीन है। तो 3 देशों से सीमाएं टच करती हैं, इसलिए इसका कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, विटीकल्चर, अंगूर की खेती, एपीकल्चर, रेशम कीट पालन। जिसका सही जो सुमेलित नहीं है वो आपका है डी ऑप्शन, एपीकल्चर। एपीकल्चर में रेशम कीट का पालन नहीं होता है, एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन होता है। मधुमक्खी का पालन होता है और रेशम कीट का पालन जो है वो आपका सेरीकल्चर में होता है, वो सेरीकल्चर में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण की जाती है और ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन कि पहला कथन ही सही है। दूसरा कथन गलत है कि ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन के समताप और क्षोभ मंडल दोनों में पाई जाती है। ठीक है, निचली क्षोभ मंडल में जो ओजोन होती है वह हरित गैस की तरह व्यवहार करती है, इसलिए इसे निचली वायुमंडलीय ओजोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में सबसे पहले घटित हुआ था? रामोसी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, रंगपुर विद्रोह या फिर नील विद्रोह। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रंगपुर विद्रोह। क्योंकि रामोसी विद्रोह जो है वो आपका हुआ था 1822 से 26 के। गडकरी विद्रोह जो हुआ था 1844। दोनों ये महाराष्ट्र में हुए थे। रंगपुर विद्रोह जो है वो हुआ था 1783 में, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। और नील विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1859। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर आधारित है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं और बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। तो कौन सा इसका कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों, ए आर की व्याख्या करता है, या फिर ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा इसका सही है? तो इसका सही आंसर है ए गलत है परंतु आर सही है, मतलब डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। क्योंकि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत समाचार पत्र का मुक्तिदाता नहीं कहते हैं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है वो मेटकाफ को कहते हैं, मेटकाफ को कहते हैं। और मेटकाफ ने ही लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिशकालीन आयोग और समितियों उनके उद्देश्यों के युग्मों में सही सुमेलित कीजिए। सप्रू आयोग बेरोजगारी, हंटर आयोग शिक्षा का विकास, इनाम आयोग भूमि संबंधी विवेचना। जो इसका सही जो आंसर है कि 1 2 3 1 3 1 2 या 2 3 या फिर उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है उपरोक्त सभी। सप्रू आयोग का गठन जो है वो 1852 में सप्रू आयोग का गठन जो है वो 1934 में किया गया था और ये किया था लॉर्ड वेलिंगटन ने। हंटर आयोग का गठन जो है वो 1882 में किया गया था और ये किया था लॉर्ड रिपन ने। और इनाम आयोग का गठन जो है वो 1852 में किया गया था और इसका गठन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अनुसार जो सही आंसर जो है वो है आपका सी ऑप्शन, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1600 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। इस प्रकार सही, और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। इसलिए सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, पानीपत के तटीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, बालाजी विश्वनाथ बालाजी, सदाशिवराव भाऊ या फिर माधवराव? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सदाशिवराव भाऊ। पानीपत का युद्ध जो है वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया? दयानंद सरस्वती को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, गोपाल कृष्ण गोखले को या फिर स्वामी विवेकानंद को? इसका सही जो आंसर है वो आपका है स्वामी विवेकानंद को। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र और प्रकाशक हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही युग्म है 1 और 4, 3 और 4, 2 और 4 या फिर 1, 3, 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 2 और 4, क्योंकि द पायनियर के जो प्रकाशक हैं वो महात्मा गांधी नहीं हैं और नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू हैं। स्वदेश वाहिनी के CR रेड्डी नहीं हैं, क्योंकि पायनियर के जो प्रकाशक हैं उनका नाम है जॉर्ज एलन और स्वदेश वाहिनी के जो संस्थापक हैं उनका नाम है रामकृष्ण पिल्लई। इसलिए सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका को कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई थी? 1886, 1905, 1903 या 1885? इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन 1886। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन एक कारण है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा के लिए घोषणाएं की थी। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र, बिहार किसान सभा शाहजानंद सरस्वती, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, आंध्र प्रांतीय किसान सभा इंदुलाल याग्निक? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। आंध्र प्रांतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो इंदुलाल याग्निक नहीं है। इसका गठन जो है 1928 में NG रंगा ने किया था। NG रंगा ने किया था। बाकी जो हैं वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिटन द्वारा किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जो आंसर है वो है आपका द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। यह युद्ध जो है वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था और यह 1878 से 80 तक यह युद्ध चला था
और गठमंडक की संधि के द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई और इसके अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर, यंग हस्बैंड, एंटोनी फ्रांसिस या फिर स्कॉट मॉन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एंड्रयू फ्रेजर। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना की। एंड्रयू फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग ने पुलिस बल संख्या बढ़ाने, पुलिस अधिकारियों की सीधी नियुक्ति, पर्याप्त वेतन आदि की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया, मतलब अनारकली की कथा पर बात की थी? विलियम फिंच, मिल्टन हॉल, जॉन चाइल्ड या विलियम हैजेज? इसका जो सही आंसर जो है वो है विलियम फिंच, क्योंकि यह अनारकली की कब्र पर जाने वाला पहला यात्री था। अगला प्रश्न है, महाकवि भारवी जिन्होंने कीर्तार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा, निम्नलिखित में से यह किस एक शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु या नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर नंदी वर्मन? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सिंह विष्णु, मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? अशोक के शिलालेख हैं, उनका विषय है। पहला शिलालेख पशुबल की निंदा, चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म की घोषणा, पांचवा शिलालेख धम्म की व्याख्या, 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, पांचवा शिलालेख धम्म की व्याख्या। या गलत है, क्योंकि धम्म की व्याख्या करने का जो अभिलेख है अशोक का वो 11वां है और पांचवें शिलालेख में धम्म महापात्र की नियुक्ति का प्रावधान है। धम्म महापात्र की नियुक्ति की जानकारी दी गई। अगला प्रश्न है कि शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है और पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिस ने की थी। केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? इसका सही आंसर जो है वो आपका है कि दोनों इसके कथन जो हैं वो सही हैं, क्योंकि शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। इसकी स्थापना लकुलिस ने की है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है और पाशुपत सूत्र इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? इसका सही है ऑप्शन है प्रथम मंडल, द्वितीय तृतीय मंडल, 10वें मंडल या 8वें मंडल? इसका सही जो आंसर है वो आपका है तृतीय मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवपाषाण काल से संबंधित है? भीमबेटका के गुफा चित्र, पशुपालन का प्रारंभ, मानव द्वारा सर्वप्रथम आग और पहिए का आविष्कार? प्रश्न नंबर 37। तो सही जो आंसर है वो है आपका 1 और 3, 4। 1, 3, 4। पशुपालन का प्रारंभ जो है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। जो पशुपालन का आरंभ जो है ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? पुर्तगालियों के द्वारा, डचों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा या फिर अंग्रेजों के द्वारा? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पुर्तगालियों के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, धर्मतती रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी रचनाएं हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा फुले या फिर दयानंद सरस्वती? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक हैं जिन्होंने शोषित और वंचित जातियों को सामाजिक न्याय दिलाने में कई कार्य किए। 1851 में इन्होंने
पूना में कन्या विद्यालय की स्थापना की। 1873 में सत्यशोधक समाज स्थापित किया। तृतीय धर्म तृतीय रत्न इशारा, शिवाजी की जीवनी, गुलामगिरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए नामदेव संबंधित थे। रैदासी संप्रदाय से, वरकरी संप्रदाय से, निपक्ष संप्रदाय से या फिर ब्रह्म संप्रदाय से। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वरकरी संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम क्या है? बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन है चंदेरी, घाघरा, खानवा और कूट के आधार पर चयनित करना है। तो जो चंदेरी का जो युद्ध था, चंदेरी का जो युद्ध है वो उसका युद्ध है 21 जनवरी 1528। खानवा का जो युद्ध है 17 मार्च 1527। घाघरा का जो युद्ध है 5 मई 1529। इस प्रकार सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों पर विचार करें। अष्टप्रधान उनके कार्य: सुमंत विदेश मंत्री, सरे नौबत भर्ती सेना भर्ती संगठन, अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री। तो कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या फिर 1, 2, 3। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यह स्थायी सदन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। तो इसका जो सही आंसर है कि कौन सत्य नहीं है वो है आपका पहला, कि इसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष है। यह गलत है, क्योंकि राज्य विधान परिषद का संसद राज्य अनुच्छेद 169 के अनुसार 169 के अनुसार संसद राज्य विधान परिषद का गठन और विघटन कर सकती है और विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता है और इसका कार्यकाल जो कुछ नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। इसलिए सभी अन्य सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? ओबरा, नरौरा, सिंगरौली या फिर टांडा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है नरौरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्थापित ओबरा, सिंगरौली और टांडा ये जो है ताप विद्युत संयंत्र हैं, जबकि नरौरा जो है वो आपका परमाणु उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इसका अर्थ क्या है? कि इन पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है, इन पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती है, इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय जाया जा सकता है या इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य इसका मतलब निकालता है? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। मूल अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं और मूल अधिकार जो हैं वो संविधान के भाग 3 में है। अगला प्रश्न है, चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं में चुनाव उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। उस गांव का निवासी हो, 30 वर्ष से अधिक आयु हो लेकिन 70 वर्ष से कम हो, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो और शिक्षित ना होना। तो इसका सही जो आंसर है वह अनिवार्य योग्यता नहीं थी, वह शिक्षित ना होना। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने के लिए किया जाता था? प्रादेशिक, अंतपाल, समहर्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, क्योंकि प्रादेशिक जो था वो प्रादेशिक जो था उसे प्रांतीय गवर्नर कहते थे, अंतपाल जो था
वो सीमा रक्षक था और समहर्ता जो था वो राजस्व विभाग का मुखिया था जो कर वसूलने का कार्य करता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? ऑप्शन है 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43A या फिर अनुच्छेद 47। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 47। क्योंकि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि लोगों के पोषाहार, उनका जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। साथ में ही मादक पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अनुच्छेद केंद्र राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा करता है? भाग 11 अनुच्छेद 245 से 55, भाग 12 अनुच्छेद 255 से 265, भाग 10 अनुच्छेद 230 से 250 या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? केशवन भारती वाद, मिनर्वा मिल वाद, सेंट स्टीफन वाद या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मिनर्वा मिल्स वाद। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही। ये थे हमारे आज के प्रश्न।